परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, मैं आपका होस्ट अमित वर्मा, एवी सर, जॉइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन, हेड नीट डिवीज़न, अपने वादे के अनुसार आज लेकर के आया हूँ सवाल पर चर्चा का एपिसोड नंबर 6। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम 6वां एपिसोड लेकर के आए हैं। और जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि मोशन नीट डिवीज़न के अनुभवी सितारों को मैं आपसे रूबरू करवाऊँगा, आपके सवालों के जवाब होंगे उनके अनुभव के आधार पर। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आज ऐसी शख्सियत को जो जूलॉजी के विजार्ड कहे जाते हैं, जो पूरी जूलॉजी पर कमांड रखते हैं, जिनका अनुभव 19 ईयर्स है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 19 वर्षों का अनुभव, कई बार जिन्होंने अंडर 10 रैंक प्रोड्यूस किए हैं, कई बार जिनके बच्चे एम्स तक पहुँचे हैं। जी हाँ, मैं फिर कह चुका हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, ड्रीम कॉलेज तक का सफ़र। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे शख्सियत से मैं मिलवाना चाहता हूँ आज आपको। और आपके जो सवाल हमें YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से मिल रहे हैं, उन्हीं सवालों को संजोकर हम लाए हैं और उन्हीं सवालों पे आज हम करेंगे अपने एक्सपर्ट से आपके लिए चर्चा। तो प्लीज़ जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर शोभित पटेल सर को, SP सर को। जी हाँ, सीनियर फैकल्टी जूलॉजी तथा हेड स्टूडेंट काउंसलिंग सेल। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के बाद अगर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट है, उनका तो स्वागत है ही। इसके अलावा अगर काउंसलिंग से रिलेटेड भी कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, तो भी उसका बहुत बहुत स्वागत होगा। सर स्वागत है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका स्टूडियो में। और आज जैसे सवाल पर चर्चा का एक एपिसोड हम लोग नंबर 6 लेकर के आए हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि बच्चे इसमें खूब इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट क्यों ना लें, सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स हमारे सामने हैं और सबसे बड़ी बात यह है सवाल बच्चों के ही हैं, हम तो केवल उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। और कैसे हैं आप? सर बढ़िया सर, बिल्कुल। आपका पढ़ाना बढ़ाना बढ़िया चल रहा है? जी सर, जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो सर शुरू करते हैं आज के अपने पहले सवाल से। तो डॉक्टर साहब पहला सवाल ये है कि जब हम बात बायोलॉजी की करते हैं तो बायोलॉजी में आजकल एनटीए ने पैटर्न चेंज किया है। और एनटीए ने जो बेसिकली असर्शन रीजन है या इसके अलावा जो रीजनिंग टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के नंबर को बढ़ा दिया है। ऑब्वियस है, सब लोग जानते हैं कि उनको पता है कि गणित बिगड़ जाएगा। जो 1 घंटे की बायोलॉजी, 1 घंटे की केमिस्ट्री और 1 घंटे के फिजिक्स से गणित बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि अमूमन बच्चा बायो में कम समय लेता है और ऑब्वियस है ताकि उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा समय मिल पाए, लेकिन वो क्या करते हैं, बायोलॉजी में उसके समय को कहीं ना कहीं बढ़ा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है और इस डर से बच्चे कैसे ओवरकम करें? सर एक्चुअली क्या है, जैसे असर्शन रीजन की अपन बात करें, जैसा कि आपने कहा, तो असर्शन रीजन में मेनली होता क्या है कि बच्चे कंफ्यूज जो होते हैं और इसमें होते हैं कि जो रीज़न दिया हुआ है वो एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बेसिकली वो ये तो ढूंढ लेता है कि अगर बात करें कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। मेनली उसको दिक्कत कहाँ पे होती है कि अब वो एक्सप्लेनेशन है या एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही। तो यहाँ पर मेनली इसको दिक्कत होती है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसको उल्टा करके समझ सकते हैं कि बायो में क्या करें। जैसे रीज़न आपको असर्शन दिया हुआ है और रीज़न भी दिया हुआ है, तो मैं बच्चों को यही कहता हूँ कि आप इसको उल्टा सोचो कि जो आपको रीज़न दिया हुआ, आपने ये तो पहचान लिया कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तभी आप इस बात में उलझे हो कि एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो अब उसके लिए क्या देखना है आपको कि रीज़न अगर नहीं होगा तब भी क्या असर्शन हो सकता है। अगर रीजन के नहीं होने से भी असर्शन हो सकता है, इसका मतलब रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। और अगर रीजन नहीं है तो फिर असर्शन भी पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, इसका मतलब उल्टा चलना है अपने को? उल्टा चलना है जी। तभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो या असर्शन रीजन हो, उन क्वेश्चंस को हम बढ़िया से कर पाएंगे। जी जी जी। मतलब आपका कहना ये कि हमें ऑप्शंस की हेल्प लेनी चाहिए, रिवर्स चलना चाहिए, यानी कि पहले हमें असर्शन से पहले रीजन की बात करनी चाहिए और फिर रीजन से क्रॉस चेक करना चाहिए असर्शन को। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रू फॉल्स वाले तो देख ही लेते हैं, 2 में से 2 ऑप्शन तो आराम से हो जाते हैं, लेकिन बाकी के 2 ऑप्शंस का ये तरीका आपने बताया। तो व्यूअर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा
कि जब आप असर्शन रीजन के क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हो तो सवाल को थोड़ा सा पॉज लेकर के पढ़ें, और पॉज लेकर के पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ध्यान रखिए, ब्रेक नहीं लगा रहे हैं आप केवल हल्का सा धीमा कर रहे हैं उसको, ताकि आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और प्यारे बच्चों, जैसा सर ने कहा कि रीजन से आप असर्शन की तरफ चलें। चलिए सर, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में मेरा ये कहना है सर, जैसे जूलॉजी के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मेनली अगर बात करें एनिमल किंगडम और एनाटॉमी की, तो एनिमल किंगडम और एनाटॉमी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो बच्चे रट्टा मार मार करके थक जाते हैं। तो सर उसका क्या तरीका है पढ़ने का, याद रखने का, रिटेंशन का? सर देखिए, एनिमल किंगडम में कई बार तो बच्चे ये गलती करते हैं, एक तो कि हम जब पढ़ते हैं तो जब हम रिवीजन करते हैं ना, जब हमें बहुत अच्छे से याद नहीं हुआ तो हम एक से ज़्यादा फाइलम के एग्जाम्पल एक ही दिन में करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। उससे बच्चा क्या होता है कि सारे एग्जाम्पल उसके मिक्सअप हो सकते हैं। अच्छा। तो वो एग्जाम्पल किसी फाइलम के किसी दूसरी फाइलम में चले जाएंगे, क्योंकि उसने साथ में पढ़ लिया उसको। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, पहले तो जब भी फाइलम रिवाइज करें तो पहले तो टाइम गैप के साथ करें, कि हमने एक फाइलम पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए, अब उस टॉपिक को छोड़ दिया हमने, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लिया या दूसरा चैप्टर पढ़ लिया कोई। और दूसरी बात, इसको याद रखने का ये तरीका है कि ट्रिक से याद रखें आप इसको, कि ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम फाइलम पढ़ते हैं, एक छोटी सी ट्रिक, बहुत सारी ट्रिक है एनिमल किंगडम में, लेकिन छोटी सी ट्रिक की अगर हम बात करें तो जैसे कि यूरोकॉर्डेटा में हमें एनसीईआरटी 4 एग्जाम्पल देती है, हम टोटल 4 एग्जाम्पल पढ़ते हैं। हार्डमेनिया हो गया, एसिडिया हो गया, साल्पा हो गया, डोलियोलम हो गया। तो अब ये चारों एग्जाम्पल को याद रखने की एक बहुत छोटी सी ट्रिक है कि हम इसको हस दो से याद रख सकते हैं, कि हमने हस दो से याद रख लिया। हस दो, ठीक। तो हस दो मतलब कैसे, कैसे हस दो से कैसे होगा सर? एच से हो गया हार्डमेनिया, ठीक। ए से हो गया एसिडिया, एस से हो गया साल्पा, और 2 से हो गया डोलियोलम। तो चारों एग्जाम्पल आपको लर्न हो गए। वाह सर वाह, मतलब एसोसिएशन की टेक्निक है। जी जी। अरे सर, वो वेनेजुएला की जो बंदी है उसको अभी भी नोबेल प्राइज मिला शांति का, तो मुझे उसका नाम ही नहीं याद होता था, तो उसका नाम था मचाडो, तो मैंने उसको याद रखा मचाडो। हाँ, अब मचाडो से मुझे मचाडो याद हो गया। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आप जो ये कह रहे हैं कि हंस दो, ये एक ऐसी टेक्निक है कि इस हंस दो से हम इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। बेसिकली निमोनिक्स बना है। निमोनिक्स और एनिमल किंगडम जैसे चैप्टर में एवोल्यूशन हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, ऐसे जो चैप्टर हैं जहाँ पे हमें कई चीज़ें लर्न करने के लिए होती हैं, याद करनी होती हैं, उसके लिए सर बहुत सारी ट्रिक्स हैं जो क्लास में बताते हैं, जो यहाँ बच्चों को भी बता दीजिए आप 1-2 ट्रिक्स और। जी जी। जैसे कि सर मोलस्का में अपन पढ़ते हैं, मोलस्का के सारे एग्जाम्पल में एक ट्रिक होती है कि फिर से उस ऑक्टोपस को देखेंगे, आप चाय पी लो। फिर से उस ऑक्टोपस को देखेंगे, आप चाय पी लो। ठीक। ये इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें, एक एग्जाम्पल और ऐड कर देते हैं, तो फिर से उस न्यू ऑक्टोपस को देखेंगे, आप चाय पी लो। इसमें सारे एग्जाम्पल आप जितने एनसीईआरटी में दिए हैं, एक एक एग्जाम्पल कवर है उसका। अच्छा सर, कैसे? जी, जैसे फिर से अगर अपन फिर की बात करते हैं तो पी से जो होता है, एक तो हो गया पाइला, से आ जाता है सेपिया, फिर उससे आ जाता है यूनियो, न्यू से आ जाता है नियोप्लिना, ऑक्टोपस से ऑक्टोपस ही हो गया, को से हो जाता है काइटॉन, देखेंगे से आ जाता है डेंटेलियम, आप चाय पी लो, आप से आ गया एप्लाइसिया, चाय से वो सी से फिर अपन काइटॉन कीटो प्लूरल ले लेते हैं, पी से फिर एक आता है पिंकटेडा, और लो से आता है लोलिगो। वाह। और पी से पाइला, और लो से लोलिगो। वाह सर वाह। ये पूरी कंप्लीट जितने भी एग्जाम्पल एनसीईआरटी के सारे कवर हो जाते हैं। मतलब मुझे लगता है सर, देखो मेरे पास तो बायोलॉजी नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है अगर आप जैसा एक टीचर मुझे मिल रहा होता तो मेरी बायोलॉजी 1 नंबर होती। अरे सर ये तो लेकिन मुझे लगता है मैं कभी कभी आपकी क्लास करूंगा जरूर। जी जी। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कितने बढ़िया ट्रिक्स के साथ हम पढ़ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे सर अगले सवाल के, क्योंकि समय सीमित है, फिर क्या होता है बच्चों के सवाल बहुत सारे रहते हैं। तो सर मैं अगले सवाल पे आने वाला हूँ। अगला सवाल ये है सर, बायोलॉजी में ये जो जूलॉजी आपका जो सब्जेक्ट है, इस जूलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी, जी ये हम सब जानते हैं, वैसे तो आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर शोभित पटेल साहब, तो मैं ये जानना चाहता हूँ जो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बच्चे कहते हैं कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है ये, एक बहुत, तो इसमें क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, मतलब इसको कितना पढ़ना चाहिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो? क्योंकि मैं भी बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, कभी कभी कुछ अध्यापक भी एक हद से आगे बढ़ जाते हैं, पढ़ाते पढ़ाते पता लगा वो उतना काम का है या नहीं है। तो सर ये वाला डाउट दूर करिए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में कंस्ट्रेंट कितना होना चाहिए? सर एक्चुअली जैसे फिजियोलॉजी जैसे चैप्टर्स जो भी हैं, फिजियोलॉजी में तो ये है कि आप एक चैप्टर को 2 महीने 3 महीने कितना भी पढ़ सकते हो, बच्चा मेडिकल कॉलेज में जाके पढ़ना ही है उसको बहुत। लेकिन यहाँ पर हम एक्चुअली
नॉलेज से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। सही बात है, टीचर नहीं बनना अपने को, जी, अपने को जी, टीचर जी। थोड़ी बनना, अपने को डॉक्टर बनना है। अभी तो हमें मेडिकल कॉलेज के गेट तक जाना है, अदरवाइज तो वो नॉलेज भी बेकार है। आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, बहुत वास्ट पढ़ लिया, बहुत टाइम दे दिया आपको, लेकिन अब बात ये है कि बच्चे को ये कैसे पता चले कि कितना पढ़ना है फिर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़े दाएं बाएं क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो अब उसके लिए ज़रूरत होती है एक एक्सपीरियंस मेंटर की, एक्सपीरियंस टीचर की, जो कई सालों से जो टीचर पढ़ा रहे हैं और सिलेक्शन दे चुके हैं। उन टीचर का यहाँ पर रोल आता है कि वो आपको बताएंगे कि पढ़ना है तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ना है, कौन सी चीज़ है जो उस मैकेनिज्म में फिट हो रही है, जिसके लिए हमें एनसीईआरटी से 2-4-10 लाइनें बाहर पढ़नी पड़ी, लेकिन उन 2-4-10 लाइन से क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी है। अदरवाइज अगर हम बिना गाइडेंस के इसको पढ़ते हैं तो फिर हम जितना चाहे पढ़ सकते हैं। हमें किसी चैप्टर में इंटरेस्ट आ गया, हम उसको 1 महीने 2 महीने 3 महीने जितना चाहें आप पढ़ सकते हो, उसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि गूगल पे जब हम एक वर्ड डालते हैं तो उसके लिए पूरी थीसिस आ जाती है उस पर, तो उसका तो कोई अंत नहीं। तो मेन बात यही है कि उसके लिए आपको एक्सपीरियंस टीचर चाहिए, एक्सपीरियंस फैकल्टी चाहिए, जिसको ये पता हो कि अगर इससे बाहर क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से तो वो कहाँ से आ सकता है। सर अगला सवाल मेरा ये है कि जो बच्चों ने पूछा थोड़ा सा काउंसलिंग से रिलेटेड है, मतलब ये हल्का सा सब्जेक्ट से हट करके है, एक नॉर्मल सवाल है। जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं, सर देखिए जो बच्चे ड्रॉप लेते हैं उन पे कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे इस प्रकार का प्रेशर होता है कि यार मैंने ड्रॉप ले लिया है और मेरा ये फला अटेम्प्ट है और मुझे इस अटेम्प्ट में सिलेक्शन होना है, तो वो निगेटिविटी कभी कभी बच्चों को पीछे की तरफ ड्रैग करती है। जी जी। तो सर उस चीज को हम कैसे ओवरकम करें, मतलब कैसे उस निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करें? क्योंकि सर मन में कोई चीज चलती रहती है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो सिलेक्शन में समटाइम्स तो हेल्प करती है, हिट करती है। जी जी जी। भाई रॉकेट ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि उसकी पूंछ में आग लगी होती है, तो ये तो समझ में आती है बात। लेकिन कभी कभी क्या करती है वो चीज हमें निगेटिव साइड पे भी ले जाती है। तो सर इस माहौल को कैसे बच्चे चेंज करें? सर इसमें यह है कि ड्रॉपर्स को ये सोचने की बजाय कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ या मैं 1 साल हो गए मुझे 2 बार एग्ज़ाम दे दिया है, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि उसको कहीं ना कहीं उसको प्लस पॉइंट है कि उसने बहुत सारी चीज़ें पहले से पढ़ी हुई हैं। ठीक है, इस लेवल तक पहले नहीं पढ़ी थी कि उसका सिलेक्शन हो पाए, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें जो पढ़ चुका है उसको उसके आगे का सोचना है। उतना तो वो कर ही चुका है, उसको उस बच्चों के बारे में सोचना है जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। उन्होंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है। एग्जैक्टली। ये तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि पहले से पढ़ा हुआ है। हाँ, तुम्हारे पास एक एक्सपीरियंस तो है कम से कम। हाँ, एक्सपीरियंस है, आपको पेपर कैसे देना है, एग्जाम हॉल के प्रेशर का एक्सपीरियंस है आपको, उसके साथ आपने कई चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो आपके बेसिक भी क्लियर हैं, और जिन चीज़ों के बेसिक क्लियर नहीं है उन चीज़ों का आपको बेसिक क्लियर अब हो जाएंगे, लेकिन आप एग्जैक्टली जीरो पर नहीं हो। तो ये तो एक पॉजिटिव चीज़ है, आप अपनी मेहनत करो। और ये चीज़ इस बात को नहीं बताती कि आपने कितने ड्रॉप लिए हैं, कितनी बार एग्जाम दे चुके हो, इससे सिलेक्शन का क्राइटेरिया डिसाइड नहीं होता। हो सकता है सिलेक्शन पहली बार भी हो जाए, हो सकता है सिलेक्शन दूसरी तीसरी चौथी बार में हो, लेकिन इससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता सिलेक्शन पे, रिजल्ट पे, कि आपका कौन सा अटेम्प्ट है। आपको अपनी मेहनत पूरे तरीके से करनी है, बिना डरे हुए करनी है। और जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हो आपको इस कॉन्फिडेंस से जाना है कि मैंने पूरी मेहनत की है, अपनी मेहनत पे भरोसा रखना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना है। और अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो आप ये समझ के चलिए कि वो किसी और से भी नहीं आएगा। आप उससे नर्वस होने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है उस बात पे। सर एक मेरा सवाल ये है कि बच्चे डाउट पूछते समय कभी कभी क्या करते हैं, टीचर से हेजिटेट करते हैं। आपके पास भी बहुत सारे बच्चे डाउट पूछने के लिए आते हैं, हम भी जानते हैं बहुत सारे बच्चों की प्रकृति होती है। कुछ बच्चों के अंदर थोड़ा सा एक तरह की इन्फीरियरिटी आ ही जाती है कि सर पता नहीं सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो सर ऐसे में आप बच्चों को कैसे समझाते हैं, अगर हमारे व्यूअर्स को ये बात बतानी हो, क्योंकि डाउट पूछना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा अपने डाउट्स नहीं पूछेगा, उसके मन में जो प्रश्न आ रहे हैं उन प्रश्नों को नहीं पूछेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्यों सर? और उसकी पुरानी उसको अपने मिथ को तोड़ना पड़ेगा। उसके मन में एक कभी किसी टीचर के कारण एक डर का माहौल बैठ गया कि यार वो कभी कभी ऐसा होता है। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। मतलब एडिसन की ही बात करें तो एडिसन को, जब एडिसन छोटे थे तो उसने पूछा क्लास में, मैडम चिड़िया क्यों उड़ती है? तो मैडम ने कहा भाई चिड़िया के पंख होते हैं, चिड़िया इसलिए उड़ती है। तो एडिसन ने कहा मैडम पतंग के तो पंख नहीं होते, पतंग क्यों उड़ती है? तो टीचर ने कहा गेट आउट फ्रॉम द क्लास। तो उस दिन से क्या हुआ, एडिसन के मन में डर बैठ गया। तो ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जो सवाल तो सही पूछ रहे हैं, जिनको सवाल का आंसर जानने का अधिकार तो है, लेकिन कुछ पुरानी मान्यताओं के कारण उनके मन में डर बैठ जाता है, तो वो चीज क्या रिपीट होने लगती है। तो सर इसी वजह से मुझे लगता है बच्चे हेजिटेट करते हैं। तो
ऐसी कोई मान्यता अगर बच्चे के मन में बैठ गई है तो उसको इससे कैसे उठना चाहिए? इसमें यह है कि अगर बच्चा हेजिटेट कर रहा है तो पहली बात तो बच्चे को सर कई बार थोड़ा सा सेल्फिश भी हो जाना चाहिए। कि उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है मुझे वो करना है, मुझे दूसरों से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा सेल्फिश बनना पड़ेगा इसके लिए। और सिलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, अगर कोई डाउट आपको क्लास में आया है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका क्लास में ही उस डाउट को ख़त्म करना। हाँ, मतलब रोज का डाउट रोज क्लियर होना एक अच्छी आदत होती है। अब क्लास में नहीं हो पाए तो ठीक है सर, जैसे फैकल्टीज़ होती हैं क्लास के बाद आप मिलके डाउट पूछ सकते हैं, या फिर डाउट सेशंस होते हैं आप वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। बट बच्चे को इस बात का पेन लेना होगा कि ये मेरा डाउट है और मुझे सेम डे पर इसको क्लियर करके घर जाना है। अगर वो इस बात का पेन नहीं लेगा तो उसको ये चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन को रोक सकता है। इसी हो सकता है कि इसी पॉइंट से क्वेश्चन उठ के आ जाए जिस पे उसका डाउट है, और कहीं ना कहीं उसके सिलेक्शन में यही चीज़ जो है वो जो है हर्डल बन जाए। तो मतलब जिस दिन एग्जाम का दिन है उस दिन एग्जाम के दिन पे उसको वो चीज़ ना हो, इसलिए उसको आज सेल्फिश होकर के डाउट पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है रोग, इसको भाड़ में जाओ ये रोग, मुझे पूछना है तो मतलब मुझे पूछना है। बिल्कुल। मतलब कोई इस तरह का मन में डर नहीं बैठाना है। और वैसे भी जहाँ तक हम बात करते हैं ऑफलाइन मोशन एजुकेशन में, मोशन है तो भरोसा है, हमारे यहाँ तो बच्चों को हम बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छा एनवायरनमेंट देते ही हैं। लेकिन फिर भी हाँ, मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, जैसे सर ने कहा बेटा हम बार बार तैयारी नहीं करेंगे, आज हमें तैयारी करने का मौका मिला है, आज हमें कोई डाउट आ रहा है तो हमें आज का डाउट आज ही क्लियर करना चाहिए, ना तो उसको पाइल अप करना चाहिए। और फिर मेरा तो मानना यह है कि क्यों डरें जी, क्यों डरें, जिंदगी में क्या होगा, अरे कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। कम से कम आपको ये बात पता तो लगेगी कि ये आप गलत क्यों हैं। पढ़ रहे हैं तो डाउट आएगा, नहीं पढ़ रहे हैं तो डाउट नहीं आएगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। तो आप लोगों को अपने डाउट को, जैसा सर ने कहा, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए। और प्यारे बच्चों, कितना भी हल्के से हल्का डाउट हो, डाउट तो डाउट होता है। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। कभी बच्चा सिली सिली करता रहता है बिल्कुल, और उस सिली के चक्कर में सोचो कितनी चीजें खराब हो जाती है। जी। और हम तो टीचर्स हैं, हमने तो बच्चों के डाउट से ही पढ़ाना, अपने पढ़ाने को इम्प्रूव किया। जब आप लोगों के डाउट्स आए तब तक हमें लगा कि अच्छा हमें भी इस पे वर्क करना चाहिए। तो बेटे, सब अध्यापक एक जैसे नहीं होते, सबका व्यवहार एक जैसा नहीं होता। आप आइए, आकर के अपने सवालों पे चर्चा करिए। और मुझे लगता है शायद कि ये अंदर डाउट को रखना ये एक सही आदत नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले सवाल पर। डॉक्टर साहब, नीट की तैयारी एक मैराथन है, ये हम सब जानते हैं, ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है। हाँ, ये एक मैराथन है, इसमें पूरे साल की बच्चे की तैयारी होती है, 9 महीने का लगभग एक कोर्स होता है। उस कोर्स को हमें अच्छे से करना होता है, रिवीजन करना होता है, रेगुलर टेस्ट देने होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों का ग्राफ ऐसा चलता है, अप फिर डाउन हो जाता है। तो जो वो डाउन फेज आता है बच्चे का, और ये सब आप हम जानते हैं कि ये होता ही है। तो जो अप और डाउन फेज आ रहा है, जिसमें बच्चा 2-3 दिन बिल्कुल गायब हो जाता है, मतलब ऐसा होता जरूर है, तो वो जो बर्नआउट का जो टाइम होता है सर, उस टाइम पे वो क्या करे? क्योंकि आएगा तो जरूर, दिमाग एक मशीन है। बिल्कुल। तो सर उस फेज से वो अपने आप को कैसे बाहर करे? तो सर इसमें यह है, जैसे बच्चा कई बार क्या होता है कि पढ़ते पढ़ते, जैसा कि आपने बताया, और ये जनरली उन लोगों के साथ ही होता है जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बीच में जाके उनका ग्राफ ऊपर जाने के बाद फिर अचानक से डिप हो जाता है और फिर बैठ जाते हैं। एक टेस्ट पेपर ख़राब हो गया, उसके बाद बैठ गए कि नंबर कम आए। अब बात यह है कि सर इसमें ये चीज़ें हैं कि आपको पहली बात तो एक छोटा सा पॉज लेना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि जैसे कि अगर उनसे पढ़ाई नहीं हो रही है, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तो वो क्या करते हैं कि एक पॉज नहीं लेते। वो मेंटली क्या करते हैं, सोचते रहते हैं कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा ये हो रहा है, कर भी कुछ नहीं पाते। वो अपने आप को, अपने माइंड को रिलैक्स भी नहीं कर पा रहे हैं और पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। तो रेदर देन उसके ऐसा है कि अगर आपको कभी भी बच्चों को ये लगता है कि उस टाइम पर इनके ऐसा कोई सिनेरियो हो रहा है या मेंटल स्टेट कुछ ऐसी हो गई है, तो उस समय वो क्या करें कि छोटा सा पॉज लें, 1 दिन का, 2 दिन का। और पॉज पूरा माइंड को रिलैक्स करने के लिए पहले से सोच लें कि मुझे 2 दिन या 1 दिन पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे वो करना है सबसे ज्यादा जो मुझे पसंद है। नुकसान तो नहीं हो जाएगा 1-2 दिन उसका? उसको डर लग रहा है इस बात का? नहीं सर, एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि बच्चा जब ये सोच के 4-5 दिन निकाल रहा है ना कि मुझसे कुछ हो भी नहीं रहा, और ठीक है, वो अपने माइंड को रिफ्रेश भी नहीं कर पा रहा, वो उसी जंजाल में उलझा हुआ है कि मुझसे हो नहीं रहा, मेरे नंबर कम आ गए। तो इससे बेटर है कि उस 5 दिन को आप 1 या 2 दिन में कन्वर्ट करो, पूरी तरह से रिलैक्स करो कि ठीक है, मुझे 2 दिन नहीं पढ़ना। आप मेंटलिटी ये बना लो कि मुझे
नहीं पढ़ना, और मैं अपना वो काम करूंगा जो जिससे कि मेरे माइंड को रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद मैं नई एनर्जी के साथ स्टार्ट करूँ। और साथ ही साथ अगर हम बात करें सर, हमारा ब्रेन जिस तरीके से काम करता है ना, कई बार क्या होता है कि ब्रेन के हम एक पार्ट को बहुत ज़्यादा जो है मतलब उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें भर देते हैं कि वो पर्टिकुलर पार्ट काम करना स्लो हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको रिफ्रेश करना है। आप दिमाग के उस पार्ट का नाम बता सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजी वाले बच्चे देख रहे हैं। जी, मुझे नहीं आता वो अलग बात है। जी जी सर, आपको भी बहुत कुछ आता है। आपको भी जूलॉजी बराबरी से आती है, हम बताते नहीं है, वो अलग बात है। तो जैसे हमारा सेरेब्रम हो गया, सेरेब्रम, हाँ, तो सेरेब्रम में क्या है, चीजें इस तरह से हम वो एक जाल बन जाता है, एक प्लेक्सस बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है इंफॉर्मेशंस का, कि अब वो कई बार क्या होती है कि वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे में उलझ के रह जाती हैं। हाँ। और फिर हम किसी डायरेक्शन में नहीं कर पाते। हमारी दिमाग जो है ना, सारी डायरेक्शन में वो जाल बन गया, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पकड़ नहीं पाता। मतलब 4-5 विंडो खुल गए और कंप्यूटर हैंग हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो कमांड आराम से दे भाई। अब उसके बाद क्या करना है कि कंप्यूटर को आपको रीस्टार्ट तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। आप सबसे बेस्ट तरीका है कि उसी में उलझे रहो आप। हाँ। 2 घंटे तक। इससे बेटर है कि आप एक बार में उसको रीस्टार्ट करके फिर से फ्रेश स्टार्ट करो। तो वही चीज़ है, अगर आप 4-5 दिन इसी गम में डूबे रहेंगे कि नंबर कम आ गए, कि मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, आप बस सोचते रहेंगे, पढ़ तो है नहीं रहे उस समय। तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा पॉज लेके और रीस्टार्ट करो कि एक दिन में आज से लेके कल तक मुझे नहीं पढ़ना। मेरे माइंड को रिफ्रेश करने के लिए सबकी अपनी अलग अलग टेक्निक होती है। किसी को मूवी देखना पसंद होता है, किसी को सॉन्ग सुनना पसंद होता है, किसी को थोड़ा बहुत घूमना फिरना पसंद होता है। आप वो करिए, और उसके बाद लेकिन टारगेट बना के करिए कि परसों से मुझे फिर से फ्रेश स्टार्टअप लेना है। और ये सब ओवर थिंकिंग के बिना, एक्चुअली सर ओवर थिंकिंग जो है वो आपका बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन है, और कॉन्फिडेंस जो है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, तो अगर आपको ओवर थिंकिंग को हराना है तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो ओवर थिंकिंग को हराने के लिए सर बात वही है कि एग्जाम जो है दिमाग से नहीं जीता जाता, एग्जाम जो है वो शांत दिमाग से जीता जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। शांत दिमाग से एग्जाम जीता जाता है। जी, खाली दिमाग का रोल नहीं है सर, उसमें दिमाग शांत होना चाहिए आपका, तब जाकर आप चीजों को प्रॉपर एनालाइज कर पाएंगे। मतलब शब्दों का मौन नहीं, विचारों का मौन। जी सर, बिल्कुल। और वो भी अतिरिक्त अर्जी फर्जी विचार नहीं, केवल वही विचार जिन विचारों की हमें आवश्यकता है। जी तो शांत मन, शांत दिमाग महत्वपूर्ण है। और आपने जैसे लॉजिक से समझाया बेसिकली, तो हमें दिमाग को भी मशीन की तरह समझना है। बिल्कुल सर। तो उसमें कोई भावुकता मिलाने की आवश्यकता नहीं है। उसको आराम देना है, उसको ट्रेंड करना है। क्यों सर? जी। उसको आराम भी देना है, उसको ट्रेंड भी करना है। हाँ, जैसे आपने सेरेब्रम वर्ड यूज किया, तो थोड़ा सा उसको लॉजिकली हमें समझना पड़ेगा। जी, उसको समझना पड़ेगा सर, और उसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अदरवाइज तो क्या होता है कि हम जल्दबाजी में या फिर ओवर थिंकिंग में अपने आप को खराब कर लेते हैं, और आगे की चीजें भी वो उस पैटर्न पे नहीं जा पाती। डॉक्टर साहब, एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ। कभी कभी क्या है, क्लास में बच्चे जो है, जैसे संख्या ज़्यादा होती है बच्चों की और बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के बीच में डाउट पूछना कभी कभी एक व्यक्तिगत रूप से किसी बच्चे की समस्या हो सकती है। तो सर, अगर किसी बच्चे को डाउट पूछने में हेजिटेशन है क्लासरूम के अंदर, कि हाथ खड़ा करके डाउट उसका है, तो सर उसका भी कोई सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? तो इसमें पहले तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि टीचर से जाके बात करें। ठीक है, वैसे हेजिटेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले भी अपन ने बात की है कि बच्चे को सेल्फिश होना चाहिए, कि उसको अपना फ़ायदा दिख रहा है अगर, तो डाउट पूछो। कोई क्या सोच रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं होता। लेकिन हाँ, फिर क्लास में नहीं पूछ पाता, क्लास के बाहर जाके टीचर से पूछो। उसके बाद भी अगर उसको लगता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सर, कितना भी समझा लो नहीं पूछ पाते, उनके मन में कहीं ना कहीं वो डाउट, धारणाएं बनी रहती हैं। या तो उनके 10 डाउट हैं तो 8 पूछ लिए, 2 नहीं पूछ पाए, तो वो धारणाएं उनकी बनी हुई है, जैसा कि आपने कहा। तो उसमें क्या होगा कि उसमें ये कर सकते हैं कि जो मोशन लर्निंग ऐप है हमारी MLA जो है, उस पर 1-to-1 डाउट का फीचर दिया हुआ है। 1-to-1, बहुत बढ़िया याद दिलाया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 1-to-1 डाउट फीचर आता है MLA पर। जी जी, उस पे जाके वो अपने डाउट, और ना केवल डाउट्स है, उस पे बच्चा टीचर से गाइडेंस भी ले सकता है। अपने पर्सनल कोई क्वेश्चन है जिससे कि वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, वो भी डिस्कस कर सकता है। उसको मतलब प्रॉपर एक काउंसलिंग भी मिलेगी वहाँ, प्रॉपर एक काउंसलिंग में मिलेगी। जी। डॉक्टर साहब, काउंसलिंग से याद आया कि एक वीडियो आपके साथ, एक पॉडकास्ट और शूट करेंगे मुझे, जिसमें हम बच्चों को बात करेंगे कि अदर देन MBBS हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। जी, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, स्पेशल रिक्वेस्ट है व्यूअर्स की, कि एक पॉडकास्ट हम ऐसा जरूर बनाएंगे जिसमें हम बच्चों को मेडिकल संबंधित करियर के बारे में बताएंगे, और कहाँ क्या उसका सक्सेस रेट है ये बताएंगे। तो मेरे ख्याल से एक पॉडकास्ट के लिए आप इसके लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल सर, मैं आपसे पूरी उम्मीद करता हूँ आपको पूरा ज्ञान
मिलेगा। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, जो व्यक्तित्व हमारे सामने बैठे हैं बड़े गुणी हैं, उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। जैसे एक डॉक्टर को बनने में समय लगता है, ऐसे एक अध्यापक को भी तैयार होने में समय लगता है। विश्वास कीजिए, उम्र, अनुभव बहुत महत्व रखता है। ऊर्जा के अपने मायने हैं, लेकिन ऊर्जा के साथ साथ अगर अनुभव का समावेश हो जाए तो मुझे लगता है शायद ये वास्तविकता में उस बात की परख होती है कि हमारी सफलता का प्रतिशत क्या है। तो ये थी आज की चर्चा डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहता हूँ। आप कोई बच्चों को जो नीट 2026 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे? सर, उसके लिए गुरु मंत्र यही है कि एक सजेशन है मेरा कि पहली बात तो जो गलतियां हम करते हैं, पहली बात गलतियों से घबराना नहीं है, गलतियों से सीखना है। गलतियों से अगर हम सीखेंगे तो गलतियों से सीखना ही टॉपर की पहचान होती है कि आप गलतियों से सीखिए, डरिए मत, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करूँगा और ये मैं करके दिखाऊंगा। हमें केवल मेडिकल की एक सीट चाहिए। मेडिकल की 50,000 के अराउंड सीट्स हैं जो कि गवर्नमेंट सीट्स हैं। हमें इतने बच्चे बैठे हैं, कितने नहीं बैठे, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए एक सीट रिजर्व होनी चाहिए और ये एक सीट हमारी है, बाकी पे जिसका हक है वो ले ले। एक सीट लेकिन हम अपनी लेकर यहाँ से जाएंगे और कोई भी डाउट हो, कोई भी गलती हो, हमें उससे डरना नहीं है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और जैसा कि मैंने सर पहले कहा था कि ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। ओवर थिंकिंग सबसे बड़ा दुश्मन है बच्चे का और कॉन्फिडेंस ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो ओवर थिंकिंग अपने आप ही नहीं आएगी। और कोई क्वेश्चन एग्जाम हॉल में अगर गलत हो जाए तो ये सोच के गलत होना चाहिए कि अगर मेरे से नहीं बना तो वो किसी से भी नहीं बनेगा। बहुत बढ़िया बात, जैसा सर ने बताया कि भाई मुझसे नहीं बना तो किसी और से भी नहीं बनेगा। और प्यारे बच्चों, बहुत हुआ दूसरे का टाइम, अब अपना टाइम आएगा। ये मैं बता दूं कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। किसी का वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आपने समय निकाला सवाल पर चर्चा के लिए। आप यहाँ पर आए, बच्चों ने बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी और सबसे बड़ी बात है कि जब एक एक्सपर्ट किसी बात को कहता है तो उस बात का वजन रहता ही है। तो प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन के साथ इसी प्रकार बने रहिए। ये था सवाल पर चर्चा का 6वां एपिसोड और ऐसी विभूतियों से हम आपका परिचय कराते रहेंगे। अपने सवालों को पूछिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारी टीम आपके सब सवालों का जवाब देगी। अगले पॉडकास्ट में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मोशन है तो भरोसा है। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।